गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 6 में विषय सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष नया कोर्स लगा है एनसीईआरटी का, तो इसमें आपको सामाजिक विज्ञान की 3 बुकें चली हैं, इतिहास की, भूगोल की और नागरिक शास्त्र की। तो आज मैं आपको इतिहास का पहला पार्ट कब, कहाँ और कैसे पढ़ाऊंगी। पिछली कक्षा में आदि मानव के विषय में पढ़ चुके हैं कि आदि मानव का जीवन कैसा था, वो किस प्रकार रहा करता था, किस प्रकार उसने भोजन पकाना स्टार्ट करा और किस प्रकार मानव सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ। तो इस अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि लोग कहाँ रहते थे। लगभग 1 लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर मानव सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ के जो लोग थे ये कुशल संग्राहक हुआ करते थे। ये पशु पक्षियों का शिकार किया करते थे, जड़ी बूटियां हैं, फल फ्रूट आदि को इकट्ठा किया करते थे और इसी से अपना जीवन यापन किया करते थे। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि नर्मदा नदी के तट पर मानव सभ्यता का सर्वप्रथम विकास हुआ। इसी में हम आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और पित्थर की पहाड़ियों पर मानव सभ्यता का विकास किस प्रकार हुआ। तो लगभग 8000 वर्ष पहले यहाँ पर मानव सभ्यता का विकास हुआ और यहाँ के लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना शुरू किया। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं पशुपालक हुआ करते थे। यहाँ जो लोगों ने पशु पालना प्रारंभ कर दिया था, भेड़ बकरी गाय बैल आदि को ये लोग पाला करते थे। इन लोगों ने झुंड बनाकर गांव में रहना भी प्रारंभ कर दिया था। यानी कि पहले आदिमानव लोग जंगलों में रहा करता था, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, नर्मदा के आसपास के लोग हैं, कित्थर की पहाड़ियों के जो लोग हैं, अब झुंड बनाकर गांव में रहने लगे हैं। इसमें ही हम आगे चलते हैं चौथे पॉइंट पे कि उत्तर पूर्व गारो तथा मध्य भारत के विंध्य की पहाड़ियों में भी मानव सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ के लोगों ने भी कृषि करना आरंभ कर दिया था। सबसे पहले इन लोगों ने चावल की फसलें पैदा की, जो कि एक बार पुनः बता रही हूँ कि कित्थर की पहाड़ियाँ है ना, और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों में भी कृषि का विकास हुआ है, मानव सभ्यता का विकास हुआ है। और यहाँ के लोगों ने सबसे पहले फसलों को, जिसमें सबसे पहली फसल है चावल को उपजाना प्रारंभ किया है। हम इसमें इसी अध्याय में आते हैं तीसरे पॉइंट में कि सिंधु इसकी सहायक नदियाँ भारत देश है, इसमें छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। ये छोटी छोटी नदियाँ एक महासागर में मिल जाती हैं। तो सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं, हम इसमें अध्ययन करेंगे कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो किसी बड़ी नदी में मिल जाती है। एक बार पुनः सुने कि सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरों का विकास हुआ। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, लोगों ने नगर बसाकर रहना भी प्रारंभ कर दिया था। इन नदी घाटियों के किनारे नगरों का विकास हुआ है। नदी घाटियों के किनारे ही नगरों के विकास का मुख्य कारण ये था कि यहाँ लोगों को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं आसानी से मिल जाती, जैसे किसी के कृषि कार्य के लिए पानी का पर्याप्त मात्रा में मिलना भी मुख्य कारण था। तीसरे पॉइंट में हम आते हैं कि जबकि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हो चुका था। यहाँ हमने देखा कि विंध्य उसकी पहाड़ियों पर 4700 वर्ष पूर्व सभ्यता का विकास हुआ था, परंतु यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि सिंधु इसकी सहायक नदियों के किनारे तो 2500 वर्ष पहले ही मानव सभ्यता का विकास हो गया था। अब हम आगे आते हैं चौथे पॉइंट पर कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। एक बार पुनः सुने कि गंगा नदी के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध के राजा बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी थी। अब आगे हम आते हैं पांचवें पॉइंट पर
कि लोगों ने उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा आरंभ कर दी थी। भारत एक उपमहाद्वीप है और यहाँ के लोगों ने यात्रा आरंभ की है। यात्राओं के पीछे कुछ कारण भी हुआ करते थे कि ये लोग यात्रा क्यों करते थे। यात्राएं बड़ी जोखिम भरी भी हुआ करती थी, जैसे कि हिमालय पर्वत के ऊंचे पहाड़ हैं, कटी फटी पहाड़ियां हैं, तो इन पहाड़ियों को पार करना और यात्रा करना इनके लिए बहुत जोखिम भरा होता था। इतना जोखिम उठाने के बावजूद भी लोग यात्रा किया करते थे।